अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिग्मा फिजिसिस्ट। हम बात कर रहे थे स्फेरिकल मिरर्स पे और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो होगी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि स्फेरिकल मिरर्स में यूज़ होती हैं। तो इन सारी टर्मिनोलॉजीज को हम अपनी डायग्राम से जो है वो समझ सकते हैं, जो डायग्राम आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो इन टर्मिनोलॉजीज में जो है वो सबसे पहले है पोल, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। तो चलिए देखते हैं हमारे पास पोल बेसिकली है क्या। तो इससे पहले कि हम टर्मिनोलॉजीज पे जाएं, मैं एक बार फिर बता देता हूँ स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर इस तरह के मिरर्स, इस तरह के शीशे जो कि किसी हॉलो स्फेयर का पार्ट हो। इतनी बात हमने लेक्चर 2 में भी डिस्कस कर ली थी, फिर से एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ कि इस तरह के मिरर्स जो कि किसी हॉलो स्फेयर का पार्ट हो स्फेरिकल मिरर्स कहलाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आती है वो है पोल। तो द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। अब इसको डायग्राम से देखते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है वो हमें पता है एक पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि किस चीज़ का पार्ट है, किसी हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है। तो अब इस पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो इसका सेंटर होगा, जो पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होगा उसको मैं नाम दे रहा हूँ पोल का। जैसे कि हमें यहाँ पॉइंट पी नज़र भी आ रहा है और हमने लिखा भी हुआ है कि ये पोल है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, यानी कि उस स्फेयर का सेंटर, जिस स्फेयर का पार्ट स्फेरिकल मिरर होगा उस स्फेयर के सेंटर को मैं क्या कहूँगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या है, थर्ड टर्मिनोलॉजी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस, द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच, उस स्फेयर का रेडियस, जिस स्फेयर का पार्ट स्फेरिकल मिरर होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब यहाँ पे एक लाइन लगी हुई नज़र आ रही है आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जो लाइन है वो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ है डायग्राम में, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर आउटर बाउंड्री तक का डिस्टेंस हम देखेंगे ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अगर इस सेंटर से लेके इस बाउंड्री तक का डिस्टेंस हम देखेंगे तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम अपवर्ड वाली बाउंड्री को देखेंगे तो ये भी हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है। अब हमारे पास नंबर 4 पे कौन सी टर्मिनोलॉजी है, नंबर 4 पे हमारे पास टर्मिनोलॉजी है द लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैंने क्या कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जा रही है तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर सिर्फ ये ही वाली लाइन हो, बल्कि पूरे स्फेयर में कोई भी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ की जाएगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। लेकिन ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास कर रही हो और पोल से भी पास हो रही हो, जैसे ये देखें आप, ये एक लाइन है जो कि पोल से भी पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो रही है और ऑनवर्ड जा रही है। तो इस तरह की लाइन को मैं क्या कहूँगा, इस तरह की लाइन को मैं कहूँगा कि वो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। सॉरी, यहाँ पे ज़रा ये राइटिंग मिस्टेक आ गई, लेकिन वैसे वो लाइन हमारे पास क्या होगी, वो लाइन हमारे पास मेरी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। इसके बाद अब जो लास्ट 2 टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो उसमें सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द पॉइंट एट विच लाइट रेज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, अब इधर 2 केसेस है हमारे पास बेसिकली, कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास अगर
इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा तो हमारे पास कॉनकेव मिरर आएगा, और अगर आउटर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा तो हमारा जो मिरर होगा वो क्या होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। तो इस तरह का पॉइंट जिस पर लाइट रेज स्ट्राइक करेंगी, उसके बाद लाइट रेज क्या करेंगी, रिफ्लेक्शन करेंगी, बाउंस बैक हो जाएंगी उस पॉइंट से। तो उसके बाद जिस पॉइंट पे लाइट रेज जमा हो जाएंगी उस पॉइंट को हम क्या कहूँगा, उस पॉइंट को मैं कहूँगा कि ये मेरा प्रिंसिपल फोकस है। जैसे इस डायग्राम में देखें, ये पैरेलल रेज जो हैं ये बेसिकली लाइट रेज हैं। लाइट रेज इंसिडेंट हुई, स्ट्राइक की मिरर पे, मिरर से रिफ्लेक्ट बैक हुई सारी लाइट रेज, और उसके बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज होने से मुराद है कि जमा हो गई। तो इस तरह की लाइट रेज को मैं क्या कहता हूँ, इस तरह के पॉइंट को बेसिकली मैं क्या कहता हूँ, इस तरह के पॉइंट को मैं कहता हूँ कि ये मेरा प्रिंसिपल फोकस है। अच्छा, अब प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर वो रियल होता है। रियल इस वजह से होता है कि लाइट रेज खुद ही एक पॉइंट पे जमा हो जाएंगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, तो हमें कुछ भी इमेजिनरी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी खुद से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी अगर ऑपोजिट साइड पे देखें, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर आता है, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कन्वेक्स मिरर में बेसिकली आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। तो लाइट रेज आई, देखें हमारे पास डायग्राम में क्या शो हो रहा है, लाइट रेज आई, मिरर पे स्ट्राइक की, स्ट्राइक करके सारी लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो गई। अब मैंने क्या कहा था कि मेरा प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होगा जहाँ पे लाइट रेज जमा हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। लेकिन हम जब हम कन्वेक्स मिरर का केस देखते हैं तो हमारी लाइट रेज जमा नहीं हुई। जमा क्यों नहीं हुई? जमा बेसिकली इसी वजह से नहीं हुई क्योंकि आउटर कर्व सरफेस जो था वो रिफ्लेक्टिंग था, तो सारी लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो गई हैं। तो अब हमने क्या किया है, हम एक टेक्निक यहाँ पर यूज़ करते हैं बेसिकली प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि हम लाइट रेज, जितनी भी लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है, उन सारी लाइट रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में ना एक्सटेंड कर देते हैं इमेजिनरी लाइंस के थ्रू। अब देखें, जब ये सारी लाइट रेज बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड हुई है ना इमेजिनरी लाइन के थ्रू, जो कि हमारी स्क्रीन पे डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, तो हमारे पास एक पॉइंट बन गया है। इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूँ? इस पॉइंट को मैं अपना प्रिंसिपल फोकस कहता हूँ, और मेरे पास ये लाइन लिखी हुई है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज विजुअल। इससे क्या मुराद है कि हमारे जो कन्वेक्स मिरर है उसका प्रिंसिपल फोकस विर्चुअल है। विर्चुअल से क्या मुराद है? अब यहाँ पे मैंने खुद इमेजिनरी लाइंस ड्रा करके एक प्रिंसिपल फोकस बनाया है। उस प्रिंसिपल फोकस पे मैंने सारी लाइट रेज को कन्वर्ज किया है, इकट्ठा किया है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि मेरा जो प्रिंसिपल फोकस है वो विर्चुअल होगा। ठीक हो गया? तो इसीलिए जब हमने लेक्चर 2 में बात कर रहे थे कि इमेज फॉर्मेशन की, तो हमारे पास था कि जो इमेज कॉनकेव मिरर बनाएगा वो इमेज क्या होगी? वो इमेज रियल होगी। ठीक है? वो इमेज रियल क्यों होगी? क्योंकि प्रिंसिपल फोकस हमारा रियल था, जबकि जो इमेज कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म करेगा, फॉर्मेशन देगा इस इमेज कॉन्वेक्स मिरर, वो इमेज क्या होगी? वो विर्चुअल इमेज होगी। उसमें बेसिकली मेन रीज़न यही है कि दोनों का प्रिंसिपल फोकस जो है वो रियल और विर्चुअल होता है। इसके बाद लास्ट टर्मिनोलॉजी क्या है हमारे पास? फोकल लेंथ। The distance from pole of mirror to principal focus is known as focal length. The unit of focal length is meter and can be calculated by formula F equal to R divided by 2. अब इसमें क्या कहता है वो कि पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस थ्रू आउट दोनों मिरर में, कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में, वो क्या है? वो हमारे पास फोकल लेंथ है। तो बेसिकली देखें, प्रिंसिपल फोकस एफ है, ठीक है। पोल क्या होता है? सेंटर पॉइंट की स्फेरिकल मिरर का। तो पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। इसी तरह दूसरी साइड पे
जो है वो प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर का है जो कि विजुअल है। पोल से लेके फोकस प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस, पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस का तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। फिर हम एक न्यूमेरिकली अगर हमें डिटरमाइन करनी पड़ जाए फोकल लेंथ तो वो कैसे होगी। फोकल लेंथ बेसिकली f इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2 के फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसका यूनिट मीटर होगा। यूनिट बेसिकली मीटर तो इसीलिए होगा क्योंकि ये भी एक लेंथ है और हमें पता है कि ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज ऑलवेज मीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इस मिरर की फोकल लेंथ आप फाइंड कर दें और हमें ये बता दें कि ये स्फेरिकल मिरर में कौन सी टाइप का मिरर है, तो हम फोकल लेंथ किस तरह फाइंड आउट करेंगे। फोकल लेंथ हम r डिवाइडेड बाई 2 के फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव। अगर जो हमारी रिजल्टेंट फोकल लेंथ आएगी जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा, वो अगर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे कि ये कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है। लेकिन अगर वो फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो हम क्या कहते हैं कि ये एक कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।